ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई भी सर्किट होता है तो उसमें आप लोगों को किसी न किसी रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है करंट के फ़्लो कराने के लिए, क्योंकि आपके पास इक्वेशन भी है V इज़ इक्वल टू आई आर। तो वहाँ से आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास किसी भी सर्किट में से अगर आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है तो करंट के पास होने के लिए रेजिस्टेंस की ज़रूरत है। ठीक है, ओम लॉ से आपको पता है कि V इज़ इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या हो गया कि आप लोग जब भी कोई सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो उस सर्किट में किसी ना किसी रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है उस सर्किट में करंट के फ़्लो कराने के लिए। ठीक है, तो वायर के अलावा जो है वो आप क्या करते हैं कि इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं वहाँ पे रेजिस्टेंसेस को जो है वो सर्किट में लगाते हैं। अब जो रेजिस्टेंस होती हैं उनको आप रेजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, जो आपको डिवाइसेस जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती हैं किसी भी सर्किट के अंदर उनको रेजिस्टर्स कहते हैं। सो रेजिस्टर्स की जो फॉर्म्स होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। सबसे पहले आपके पास है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। ठीक है, वो कुछ इस तरह की फॉर्म होती है, इस तरह की डिवाइस होती है जिसको आप किसी भी सर्किट में जो है वो लगा देते हैं और उस सर्किट में ये क्या करता है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता रहता है और इसकी रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, कार्बन रेजिस्टर्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, यानी इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आपके सर्किट्स होते हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत कॉमन होते हैं। इस तरह के जो अगर आप रेडियो या किसी भी इस तरह के अगर डिवाइस को अगर आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर से आपको इस तरह के रेजिस्टर्स जो है वो मिलते हैं, किसी भी ऐसी चिप सी होती है ग्रीन सी उसके ऊपर लगे हुए। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होते हैं, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस होते हैं। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि ये जो रेजिस्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं कि हाई ग्रेड सिरामिक रॉड से बने हुए थे। ठीक है, जिसको आप सबस्ट्रेट कहते हैं। और उसके ऊपर आपके पास क्या होता है कि थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन होती है। ठीक है, आप क्या करते हो कि कार्बन को एज अ रेजिस्टर यूज़ कर रहे होते हो और आपके पास नीचे क्या होता है, सिरामिक रॉड होता है और उसके ऊपर आप लोग क्या करते हो कि जो आपकी रेजिस्टिव फिल्म होती है जो कार्बन की बनी होती है उसको आप उसके ऊपर कोट कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है कि नीचे जो सबस्ट्रेट है वो सिरामिक रॉड का है और उसके ऊपर आप लोगों ने कार्बन की फिल्म लगाई हुई है जो क्या कर रही है, एज अ रेजिस्टेंस जो है वो एक्ट कर रही होती है सर्किट के अंदर। अब यहाँ से आपके पास क्या होता है कि इसके ऊपर जो है वो इसकी कुछ ना कुछ कोड्स, कुछ कलर्स ऐसे लगे होते हैं कि उन कलर्स की वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस जो है वो से अगर आपके पास किसी भी सर्किट में लगी हुई है तो उसमें कितनी जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक हो गया, आपके पास कोई भी इस तरह का रजिस्टर हो आप उसको लेबॉर्ट्री में से उठाएंगे और उसको किसी भी सर्किट में लगाने से पहले देखेंगे कि आप कितनी रेजिस्टेंस दे रहे हैं सर्किट में। ठीक हो गया, V इज़ इक्वल टू आई आर अगर आप एक फार्मूला है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखना चाहें कि आपने अगर एक बैटरी लगाई है से 50 वोल्ट की या किसी भी इतनी वोल्टेजेस की। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने साथ में एक रेजिस्टर लगाया है से वो 200 जो है वो ओम्स की रेजिस्टेंस है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपको पता होंगी तो ऑब्वियसली आप करंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो अगर आपके पास इस तरह का कोई कलर कोड जो है वो फॉर कार्बन रजिस्टर मौजूद है तो उसके जो ये कोड्स हैं उनकी मदद से उसके ये जो कलर हैं आप उसकी रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोई भी रैंडम उठाया उसके ऊपर कोई भी कलर्स हैं, आपको नहीं पता कि उसकी रेजिस्टेंस क्या है और आप उसको सर्किट में लगाना चाहते हैं तो उससे पहले आप लोग उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहेंगे। और रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि आपके पास जो फर्स्ट बैंड होता है कलर का, ठीक है, वो इंडिकेट कर रहा होता है फर्स्ट डिजिट को। ठीक हो गया, आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है ना 200, 500, 300, तो उसमें 300 या 500 का जो पहला 3 होता है या 5 होता है या 2 होता है वो इस कलर से इंडिकेट होता है। ठीक हो गया, हर एक कलर की अपनी वैल्यू है। से अगर आपके पास ये पहला कलर ब्लैक है तो दैट्स मीन कि पहला डिजिट आपके पास 0 हो जाएगा। अगर पहला कलर आपके पास से यहाँ पे इस केस में रेड है, रेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो आपको पता चलेगा कि जो भी इस पूरे रजिस्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका पहला डिजिट 2 है। और जो सेकंड बैंड होता है वो सेकंड डिजिट को इंडिकेट कर रहा होता है। यहाँ पे इस केस में जो सेकंड डिजिट है वो वायलेट, सेकंड कलर जो है वो वायलेट है और वायलेट की यहाँ पे वैल्यू क्या है, 7 है। सो पहला डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू में 2 हो गया, सेकंड जो है वो 7 हो गया। थर्ड जो बैंड होता है वो क्या शो कर रहा होता है, थर्ड बैंड शो कर रहा होता है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को,
यानी कि पहला डिजिट आप लोगों ने लगाया, दूसरा डिजिट लगाया, तो तीसरे डिजिट जो है वो तीसरा जो बैंड है वो नंबर ऑफ़ डिजिट्स ज़ीरोज़ को जो है वो डिफ़ाइन करेगा कि आपका ये जो डिजिट है, आपका ये जो रजिस्टर है, ये जितनी भी रेजिस्टेंस ऑफ़र कर रहा है उसका जो है ना वो न्यूमेरिकल वैल्यू में जो थर्ड बैंड है वो नंबर ऑफ़ डिजिट्स को शो कर रहा है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को शो कर रहा है। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है कि इस पूरे कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस की जो ये जो आपके पास रजिस्टर है, इसका पहला डिजिट 2 है, दूसरा आपके पास 7 है, तीसरा आपके पास ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 है। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे जो आपका कोड है, पूरा जो आपका ये रजिस्टर है, इसकी वैल्यू है रेजिस्टेंस की 27,000 ओहम। ठीक हो गया। अब ये जो फोर्थ बैंड होता है, ये फोर्थ बैंड या तो आपके पास गोल्डन हो सकता है, या आपके पास सिल्वर हो सकता है, या यहाँ पे कोई भी बैंड नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे सिल्वर होगा तो यहाँ पे टॉलरेंस की वैल्यू 10% होगी। अगर गोल्ड होगा तो आपके पास टॉलरेंस की वैल्यू जो होगी वो 5% होगी। लेकिन अगर कोई भी कलर यहाँ पे नहीं है तो दैट्स मीन कि आपके पास टॉलरेंस की वैल्यू क्या है, 20% है। अब टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस क्या होती है कि अगर आपके पास ये 2700 जो है वो 27,000 जो है वो ओम की रेजिस्टेंस है, तो इसमें 10% का एरर हो सकता है, यानी कि 10% ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसकी पूरी 27,000 ही होगी, बल्कि क्या होगी कि थोड़ी ऊपर नीचे होगी, और उसमें जो आपके पास फ़र्क होगा वो 10% का होगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दी है कि बाय टॉलरेंस वी मीन दैट पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू। For example, a 1000 ohm resistor with the tolerance of 10% will have an actual resistance anywhere between 900 and 1100 ohms. ठीक है, जो भी आपके पास 1000 का 10% था उसको आप इसमें से माइनस भी कर देंगे और ऐड भी कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो रजिस्टर की वैल्यू है वो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में है। सो ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये रफली होती है, और उसकी जो टॉलरेंस होती है वो डिफ़ाइन कर रही होती है कि आपका जो रजिस्टर है वो कितना कह लें कि उसकी वैल्यू कितनी वेरी कर सकती है, जितनी वैल्यू आप लोगों ने लिखी है उससे कितना वेरी कर सकती है। नेक्स्ट जो आपके पास है टॉपिक दैट इज़ रियोस्टेट। रियोस्टेट भी आपके पास एक तरह का क्या है, रजिस्टर है, और इसमें क्या होता है कि आपके पास एक इंसुलेटर होता है सिलेंडर, उसके ऊपर एक वायर जो है वो बॉन्ड हुई होती है। ठीक है, वायर जो बॉन्ड हुई होती है वो आपके पास क्या होती है, एज अ रजिस्टर काम कर रही होती है। यहाँ पे आपके पास एक टर्मिनल होता है जिसको आप ए कहते हैं, दूसरा टर्मिनल आपके पास बी होता है, और तीसरा टर्मिनल आपके पास सी होता है। अब ये जो सी वाला टर्मिनल होता है वो क्या करता है कि यहाँ पे जितनी भी वायर होती है उसके ऊपर आगे पीछे मूव कर सकता होता है। तो किसी भी सर्किट में आप जब इसको अप्लाई करते हैं तो आप इस तरह करके शो करते हैं फिगर से। ठीक है, कि यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और दरमियान में आपके पास ये पूरी रेजिस्टेंस, और ये जो सी होता है ये आपके पास क्या होता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक इतना पूरा जा सकता है। अब आपके पास क्या होगा कि जब आप सी को इस साइड पे मूव करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू जस्ट इतनी रह जाएगी। पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू जस्ट इतनी रह जाएगी, यानी कि जो रेजिस्टेंस होगी उसकी लंबाई, या जो तार होगी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आपको पता है कि लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। सो अगर आप इसको यहाँ पे मूव करके लेके आ गए हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट के अंदर सिर्फ इतनी जा रही होगी, ये पिछली रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर नहीं जा रही होगी। जब आपके पास सिर्फ इतनी रेजिस्टेंस जा रही है, अगर रेजिस्टेंस की लेंथ कम है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी क्या होगी, है कम होगी है। वेरिएबल से मतलब क्या होता है कि बार बार चेंज होने वाला। तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि सी कॉन्टैक्ट को आगे पीछे करके सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर आप सी वाला ये जो कॉन्टैक्ट है इसको इस साइड पे ले आएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, सर्किट में कम होती जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से इस साइड पे मूव करोगे तो आपके पास सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। जब आप इस साइड पे मूव करोगे तो आपके पास रेजिस्टेंस जब कम होगी तो आपके पास जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ इस साइड पे मूव करोगे तो आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली करंट के फ्लो में जब रेजिस्टेंस कम होगी, ज़्यादा होगी, तो करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। सो रेजिस्टेंस और करंट का क्या है कि अपोजिट रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। सो आपके पास क्या होगा कि जब इस साइड पे आएंगे रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर कम हो जाएगी, जब उस साइड पे जाएंगे तो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। ये तो आपके पास एक यूज़ हो गया रियोस्टेट का। रियोस्टेट का एक यूज़ ये है कि आपके पास वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे ये यूज़ किया जा सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, या फिर ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ हो सकता है। पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे किस तरह यूज़ होता है कि आप क्या करते हैं कि सर्किट के अंदर जो है वो इस रेजिस्टर को अप्लाई कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, ए को भी और बी को भी। अब ये जो सी कॉन्टैक्ट है ये तो आपके पास क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, और इसके अक्रॉस आप लोगों ने इसके पैरेलल जो है वो क्या लगा दिया है, वोल्टेज लगा दिया है।
अब यहाँ पे आप लोगों ने जब बैटरी ये वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, तो अब इस वोल्टेज की वैल्यू वेरी करेगी जिस तरह आप इस सर्किट को सी वाले पॉइंट को आगे पीछे करेंगे। आपको पता है कि जो वी बी सी है दैट इज़ करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, यानी कि जितनी भी बी और सी के दरमियान में रेजिस्टेंस है, आपके पास वोल्टेज है, वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है जितनी आपके पास रेजिस्टेंस इस पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, तो वी ओवर आर तो आपके पास एक्चुअल करंट हो गया ना, कि पूरी जितनी भी रेजिस्टेंस है, जितना करंट एक्चुअल बहना चाहिए, दैट इज़ वी डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है कि आपके पास ये वाली रेजिस्टेंस बच जाती है जितनी आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे, दैट इज़ कि ये मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपके पास आर डिवाइडेड बाय आर इंटू वी जो है वो बी सी रेजिस्टेंस है, यानी कि जितनी वी बी सी जो है वोल्टेज है, जितना आपके पास वोल्टेज जो है वो अंदर रेजिस्टेंस के नहीं जा रहा। या सिंपली मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास क्या होगा कि अगर आपके पास ये जो सी कॉन्टैक्ट है वो इस साइड पे मूव करेगा, तो आपके पास रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस जब सर्किट के अंदर कम हो जाएगी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। जब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ से वोल्टेज भी है वो ज़्यादा होगा। सो आपके पास अगर ये आपका जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ये सी से ए की तरफ मूव करता है, तो वी ए सी जो आपका वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगा। वी बी सी जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और आपके पास जैसे जैसे ये इस साइड पे मूव करेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, करंट कम फ्लो करेगा, तो ये जो वी बी सी वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो आप यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप पोटेंशियल को डिवाइड कर दें। आपके पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल वेरी करना शुरू कर देगा। वैसे तो अगर आप लोगों ने 500 वोल्ट्स की बैटरी लगाई हुई है तो वो 500 वोल्ट्स ही देगी सर्किट में, लेकिन अगर आप यहाँ पे रियोस्टेट को लगा देते हैं तो उससे आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू को हर पॉइंट के ऊपर चेंज कर सकते हैं। इस जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसको आगे पीछे मूव करके, उस साइड पे मूव करेंगे तो आपके पास वी बी सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इस साइड पे मूव करेंगे तो वी बी सी की वैल्यू कम होगी। रेजिस्टेंस के साथ ये क्या करेगी, वेरी करेगी। सो आज यहाँ तक